पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं, पहले बताऊं ज्ञानवापी के धमाकेदार वीडियो अभी बाकी हैं। मेरा आपसे वादा था कि वो वीडियोस आपको दिखाता चलूंगा रोज लगातार, जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखे। ज्ञानवापी के और स्पष्ट वीडियोस क्या कह रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, तहखाने के अंदर क्या दिख रहा है, आज आपको और वीडियोस दिखाऊंगा। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से शेर निकल आया, ध्यान से सुनिए, शेर निकल आया, आपको दिखाऊंगा। जब तहखाने में साक्षात भगवान मिले, उसका वीडियो भी दिखाऊंगा, और वो वीडियो जो मंदिर मस्जिद की बहस खत्म कर देंगे वो भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा फव्वारा गैंग जो है वो आज फव्वारे का एक नया वीडियो लेकर आया। फव्वारे के दावे वाले नए वीडियो में कितना दम है, आज आपको इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग उसे फव्वारा साबित करने में पूरा दम लगा रहे हैं। तो जरा उस दम में कितना दम है देखें। राहुल और सोनिया को समन बदला या बदलाव, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। पाकिस्तान में कल से पकौड़े तलना बंद क्यों हो जाएगा यह भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करता हूं, और सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के वो वीडियो जिन्हें अब तक किसी ने नहीं दिखाया। हम लगातार आपको वो स्पष्ट वीडियोस दिखा रहे हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर क्या क्या है इसके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं और बहुत कुछ पूछने पर मजबूर कर रहे हैं। आज आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं, और यह वीडियो जब आप देख रहे हैं, इसमें भी जो हिंदू पक्ष ने दावा किया उसकी तस्वीर दिखती है। एक और त्रिशूल मिलने की बात है, और इस त्रिशूल को अगर आप देखेंगे, यह किसी दीवार पर नहीं है, बल्कि एक बड़ी सी शिला रखी हुई है। एक बड़ी सी शिला रखी है। जरा इसको एलईडी पर डालिए तो मैं इसको जरा विस्तार से दर्शकों को दिखाऊं और समझाऊं कि यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जरा इसको पॉज कीजिए। यह तस्वीर देखिए, यहां इसको मैं पॉज कर रहा हूं, और जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको, ये देखिए, ये आपको वो आकृति दिख रही है जिसे हिंदू पक्ष त्रिशूल कह रहा है। और ये आकृति जब आप देखेंगे तो इस बड़ी सी शिला पर है, कोई ऐसा नहीं कि कोई दीवार है, ये बहुत मोटी भारी भरकम, जिसको उठाना मुश्किल, वैसी शिला जो है वो तहखाने के अंदर है, और उसके ऊपर त्रिशूल का ये निशान बना होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। तो ये एक और वीडियो कि तहखाने के अंदर क्या मिला नहीं मिला, इसको लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, एक और स्पष्ट रूप से कुछ दिखता हुआ वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। अब आपको एक और बड़ी चीज दिखाता हूं, बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ा वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। जब तहखाने के अंदर, मस्जिद के तहखाने के अंदर साक्षात भगवान मिल गए। अब जरा ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को पॉज कीजिए, जरा यहां रोकिए, और अगर आप देखेंगे, थोड़ा अभी और पीछे कीजिए क्योंकि यहां पर तस्वीर धुंधली हो गई। अगर आप देखेंगे ये तहखाने है, और उसके ये तस्वीर, यहां पॉज कीजिए, ये तस्वीर आप देखिए, और ये तस्वीर अब आपको मैं जूम करके कहूंगा कि दिखानी चाहिए। ये तस्वीर, भगवान की तस्वीर इस वीडियो में नजर आ रही है, भगवान की तस्वीर। और बहुत सारे लोग मन में ये प्रश्न पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मस्जिद के तहखाने में भगवान की ये तस्वीर क्या कर रही है। जरा इसको जूम करके दिखाइए, ये तस्वीर दिख रही है, और अगर इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं हिस्सा, जो धूल धक्कड़ है, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां आपको शिवजी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में इनका शिवजी का त्रिशूल नजर आ रहा है, और साथ ही अगर आप इसको देखेंगे, यहां पर शिवजी खड़े हैं और वो सामने हाथ फैलाए हुए हैं, और सामने मां पार्वती हैं। कौन है ये तो चूंकि दिख नहीं रहा, लेकिन ये फोटो, भगवान की फोटो, मस्जिद के तहखाने में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ का वीडियो बताया जा रहा है, उसमें भगवान की फोटो। अब आपको इसको बड़ी एलईडी पर दिखाता हूं ताकि आपको और स्पष्ट तौर पर यह वीडियो तस्वीर दिखे। इसको देखिए, ये वो तस्वीर जो इस वीडियो में नजर आ रही है, और इसको अगर आप देखेंगे
कोई भी आदमी मन में यही प्रश्न पूछेगा कि मस्जिद के तहखाने में भगवान की तस्वीर क्या कर रही है। और उस वक्त जब यह कहा जा रहा था कि भाई अब अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, इसको पॉज कीजिए ना भाई, यहीं पॉज कर दीजिए। अलग अलग तर्क ये दिए जा रहे हैं कि भाई वहां हिंदू पक्ष जो है वो मूर्तियां फेंक के चला गया था, फोटो फेंक के चला गया था। अब मुझे ये बताइए, जिस धर्म में बुत परस्ती मना है उस धर्म के मस्जिद में तहखाने में ये फोटो पड़ी है और इसको किसी ने हटाया नहीं। ये फोटो वहां आई कैसे? पहले तो प्रश्न इस बात का है कि अंदर ये फोटो आई कैसे, तहखाने में ये फोटो कैसे आई? भगवान की फोटो मस्जिद के तहखाने में क्या कर रही है? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसलिए मैंने कहा कि ज्ञानवापी के वीडियोस जब आपको दिखा रहा हूं, ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहा हूं जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी और जो चर्चा के केंद्र में आएंगी, क्योंकि वीडियोस बड़े स्पष्ट तौर पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है, तहखाने के अंदर भगवान की फोटो। अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूं कि वहां पर एक शेर मिलने वाली तस्वीर भी आई है, कि वहां पर एक वीडियो आपको दिखाता हूं, जरा अगर डालेंगे आप यहां पर, इस पर डालिए जरा, तो आपको दिखेगा कि वहां पर शेर भी नजर आया। इस तस्वीर को देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दीवार है, और इसको पॉज कीजिए। इस तस्वीर को जब आप पॉज करिए, यहां पॉज कीजिए। अब आप जब देखेंगे इस तस्वीर को, तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं यहां पर, इसको थोड़ा भाई तुम इधर आ जाओ, इस आकृति को जिसको आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपको शेरनुमा आकृति नजर आएगी। ये देखिए, ये शेर का पैर नजर आ रहा है, ये शेर का हिस्सा नजर आ रहा है। यहां पर आप देखेंगे शेर के पैर, जो ट्रीट किया हुआ वीडियो है, जरा वो अगर आप डालेंगे तो दर्शकों को और क्लैरिटी से समझ में आएगा और नजर आएगा। ये देखिए, ये वीडियो जो आपको बता रहा हूं, इसमें अंदर शेर की पूंछ, पीछे के दो पैर, आगे के पैर, ये सारी चीजें वहां पर नजर आने की बातें की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि एक शेरनुमा आकृति। अब शेरनुमा आकृति मंदिर में मिलती है कि मस्जिद में मिलती है, इसका जवाब आप तय कर लीजिए। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये बाहर की तस्वीर है और वहां बड़ी बड़ी जो शिलाएं हैं उस पर भर भर के स्वास्तिक बने हुए हैं। ये एक और वीडियो है जिसमें जो फूलनुमा आकृति बनी है उस पर स्वास्तिक, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, शिलाएं हैं, उनमें स्वास्तिक, ये उसके ऊपर स्वास्तिक। जरा इनको आप देखते चलिए, ये तस्वीर देखिए, इतना बड़ा ये फूल देखिए, इसको पॉज कीजिए, ये देखिए, पॉज कीजिए इसको, यहां देखिए, अच्छा ये देखिए, ये पॉज कीजिए, यहां जब आप देख रहे हैं, ये देखिए, इतनी बड़ी शिला यहां पर रखी हुई है। इसको अगर कोई उठाने जाएगा उससे उठेगा नहीं। और ये देखिए, नीचे स्पष्ट तौर पर यहां पर स्वास्तिक नजर आ रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, चलिए, एक तो किसको इतनी फुर्सत है कि वहां शिलाओं में घुस घुस के मस्जिद के अंदर जो है वो जाकर स्वास्तिक नुमा आकृति बना रहा है? देखने में तो लग रही है। दूसरा, अब जरा इसको चलाइए आगे, जो फूल बने हुए हैं मस्जिद के अंदर, फूल दिखने की, ये देखिए, इसको पॉज कीजिए। मस्जिद के अंदर फूल दिखने की बातें वैसे भी कम होती है। अब जरा गौर कीजिए, ये एक और शिला पर है और दूसरा जो आपको वो फूलनुमा आकृति दिखा, इसको पॉज कीजिए। ये फूलनुमा आकृति दिख रही है, शिलाओं पर बनी हुई है, और उसके पत्ते में भी। अब ये आकृति क्या है? क्या ये किसी को समझाने की, बताने की जरूरत है? आपको क्या लग रहा है? ये आप खुद तय कर लीजिए। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है स्वास्तिक है, आपकी नजर में ये क्या है? और क्यों किसी मस्जिद में जो दीवार और शिलाएं मिलेंगी उसमें फूल भी बने और उसमें स्वास्तिक भी निकल आए? ये अपने आप में आपको अजीब नहीं लगता? तो आज आपको बड़ी बड़ी 4 तस्वीरें दिखाई हैं। भगवान की फोटो जो तहखाने में मिलने की बात है, स्वास्तिक के निशान, शेर मिलने की, शेर की आकृति मिलने की बात है, और त्रिशूल मिलने का दावा है। ये सारी चीजें
ज्यादातर इनमें से तहखाने में मिली हैं। ये देखिए त्रिशूल, शेर और भगवान की जो फोटो गिरी हुई है वो आपको दिखा। और ये जो आपको बातें बता रहा हूं, भगवान की फोटो जो गिरी हुई है ये वाली, ये कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में भी लिखा था कि जब तहखाने का दरवाजा खोला गया तो वहां भगवान की फोटो भी नजर आई। अब जो लोग इंडो इस्लामिक कल्चर और तमाम दूसरी तरीके की बातें कहते हैं, अब वो कह सकते हैं कि भगवान की फोटो भी रख ली थी। कभी कभी सोचते होंगे कि हिंदू किनको पूजते हैं, देखें तो भगवान की फोटो देखते होंगे। हालांकि नए वीडियो के बीच बहस अब भी जो है वो मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, इसको लेकर बनी हुई है या बनाकर रखी गई है। जो लोग इसे फव्वारा होने का दावा कर रहे हैं वो अब तक ये नहीं बता पाए कि फव्वारे में पानी कैसे आ रहा था, यह फव्वारा कैसे काम करता है। इन सवालों के बीच मुस्लिम पक्ष ने एक नया वीडियो जारी कर दिया। वीडियो में लोहे के पाइप का एक स्ट्रक्चर दिखता है और मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह ढांचा फव्वारा जो वहां दिख रहा है आपको, जो वो दावा कर रहे हैं कि फव्वारा है, उस पर लगा हुआ था और इसी से पानी आता था। तस्वीरों में लोहे के पतले पाइप का गोल सा स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें बीच में एक पाइप जैसी चीज दिखती है और दावे के मुताबिक शिवलिंग जैसी आकृति में सफेद रंग का पत्थर है, उसमें ही इसे चक्री के सहारे फिट किया गया था। और इस चक्री के चारों तरफ, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बीच में, यही चक्री बताई जा रही है और इस चक्री के चारों तरफ पाइप दिखाई दे रहा है। दावा है कि वजूखाने में उस आकृति के चारों तरफ इसी से पानी निकलता था और इस पाइप पर जगह जगह छेद है। दावा यह किया जा रहा है कि यह गोलाकार स्ट्रक्चर चक्री के सहारे उस कथित फव्वारे पर लगाया गया होगा। दावा यह भी है कि इसी गोलाकार स्ट्रक्चर से फव्वारे का पानी निकलता था। अगर मुस्लिम पक्ष के इस दावे को सही माने तो सवाल यह है कि इतने साल पहले क्या इस तरह के पाइप बना करते थे औरंगजेब के जमाने में? अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि औरंगजेब के जमाने में तो बनेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, कह दिया कि अरे ये औरंगजेब के जमाने में नहीं, 1850 में बने थे। चलिए 1850 ही मान लीजिए। क्या मस्जिदों में इस तरह की चीजें हुआ करती थी तब? हमने पहले भी पाठशाला में आपको देश में बनी मस्जिदों के अलग अलग फव्वारे दिखाए। कोई फव्वारा वैसा नहीं है जैसा ज्ञानवापी में दिखने का दावा किया जा रहा है। अब मैं आपको जरा तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि जो हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक शिवलिंग है और जो मुस्लिम पक्ष के दावे के मुताबिक फव्वारा है। अब जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। जरा वो सेंटर वाला हिस्सा दिखाइए पहले एक बार, हाँ, और इसको पॉज कर दीजिए, पॉज कीजिए जरा। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जरा इसको गौर से देखिए, तब आपको बात समझ में आएगी कि कितना फव्वारा कितना शिवलिंग। ठीक है, अब आप देखिए इसको, इस आकृति को आप जब देख रहे हैं, ये आकृति आप देख रहे हैं, इसको कहा जा रहा है कि ये चौकोर आकृति जो है वो इस खांचे में जाके बैठ जाती है। अब जरा इस आकृति को देखिए और इस खांचे को देखिए। क्या आपको लग रहा है, जरा एक बार क्लोज शॉट दिखाइए, क्या आपको लग रहा है कि ये आकृति इस खांचे में जाकर बैठ पाएगी? कहीं से आपको ये लग रहा है? दोनों क्या है, ये गोल है और ये 4 कोने बने हुए हैं इसमें, 1 2 3 4। अब बताइए ये गोल आकृति पर ये 4 कोने वाली चीज कैसे जाकर बैठेगी? तो पहला तो यहीं पर ये दावा फेल लगता है। अब दूसरी चीज देखिए, यहां जो छेद है ये बहुत छोटा सा छेद है और यहां जो आप पाइप को देख रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि जाकर लग जाए, एक तो पहले यही नहीं सेट होगा, दूसरा ये जो छेद आप देख रहे हैं, इसको जब वहां पर ये लोग चेक कर रहे थे तो एक पतली सी, ये पेन जो दिखा रहा हूं ये भी अंदर नहीं जा पाएगा, एक पतली सी झाड़ू की सीख जो है वो अंदर डाला गया था। और यहां पर इसको आकृति को देखिए, इसकी मोटाई देखिए और इसकी इस गोलाकार आकृति की मोटाई देखिए। अब आप मुझे ये बताइए, ये दोनों साथ में देखने के बाद इसकी चौड़ाई देखिए और इसकी चौड़ाई देखिए, कैसे चला जाएगा अंदर? कैसे चला जाएगा आप बताइए? हवाबाजी चल रही है, कुछ भी आपने बोल दिया और हो जाएगा। तो ये दूसरा टेस्ट फेल हो गया। अब तीसरी चीज मुझे बताइए कि चलिए आपने ये फव्वारा बना लिया, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आपने एक फव्वारा बना लिया और उसके चारों तरफ पाइप लगा लिया और इससे पानी फेंकता था। अरे जब फव्वारा बना ही लिया और पानी फेंकता था तो मुझे ये बताइए कि फिर उस फव्वारे को लगाने के लिए ये नीचे शिवलिंग नुमा आकृति की क्यों जरूरत पड़ी?
किस लिए? वो फव्वारे का जरा एक बार यहां पे शॉट डालिए, मैं आपको बताता हूं कि भाई गोल सा ऐसा फव्वारा है, बीच में ऐसे फव्वारा, ये देखिए, इसको पॉज कर दीजिए, ये रोकिए, ये जब आपने फव्वारा बना लिया और ये देखिए ये नीचे यहां लगा हुआ है, ये तो वैसे भी जाकर उस पर सेट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चलिए मैं कह रहा हूं कि सेट भी हो जाए। जब आपने ये लगा लिया तो नीचे शिवलिंग नुमा आकृति किस लिए बनाई, उसकी जरूरत क्या थी? और वैसी शिवलिंग नुमा आकृति आपने कहीं और कभी क्यों नहीं बनाई? हम तो जितने फव्वारे देख रहे हैं, फव्वारे के भाई हमने जामा मस्जिद का फव्वारा देखा, ऐसी चीज तो वहां भी है, लेकिन उसके नीचे शिवलिंग नुमा आकृति नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं ऐसे वाले, लेकिन उसके नीचे शिवलिंग नुमा आकृति नहीं दिखती। तो यह फव्वारा है बॉस, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष जो दावा करता है कि वो आकृति शिवलिंग है और उसको ड्रिल किया गया है और उसके अंदर कुछ करने की कोशिश की गई है, आप जब ये वीडियो दिखाएंगे और कहेंगे ये फव्वारा है, तो वो दावे को लेकर लोगों के मन में भी सवाल आएगा कि ठीक कह रहे हैं क्या, कि जब फव्वारा बाहर बाहर लगना था तो फिर उसको बनाए क्यों, उस आकृति को नीचे बनाए क्यों, और उसमें ये जाएगा कैसे और इसकी जरूरत क्या थी? अब मैं कहूंगा जरा वो डालिए जो हम शिवलिंग है या फव्वारा है, वो जो गोल स्ट्रक्चर दिखता है जिसकी हाँ, इसको रोकिए। अब इसके चारों तरफ आप देखेंगे, आपको याद होगा कि एक कुएं नुमा चीज बनी हुई। अब मुझे एक बात बताइए कि जब आपने फव्वारा गोल बना लिया, ठीक, और आप कह रहे हैं कि उससे पानी फेंकता था, फेंकवा लिया आपने, उस जमाने में कोई टैंक नहीं, कुछ नहीं, पंप नहीं, लेकिन फिर भी क्या करते? अब मुझे बताइए, आपने मान लीजिए फिर हर बात एकदम सेट ना हो फिर भी मान लिया कि यहां आपने जबरदस्ती घुसा दिया और चारों तरफ आपने ये लगा दिया फव्वारे नुमा जो चीज दिख रही है, तो मुझे ये बताइए कि फिर बीच में ये किस लिए बनाया है, इसकी क्या जरूरत थी? और जब चारों तरफ वो लगा दिया, वो खड़ा ही हो गया, तो ये कुएं नुमा आकृति, ये जो आपको आकृति दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर जिसमें एक भाई साहब के पैर दिख रहे हैं, ये किस लिए बनाया बॉस? तो कहीं से एक फव्वारा उठा लो, कहीं से कुछ कह दो वाली बातें लगने लगती हैं, और हिंदू पक्ष का दावा कि भाई इसको ड्रिल किया गया है, उस पर चर्चा होने लगती है। फव्वारे की इसी आकृति पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी के केयरटेकर मोहम्मद एजाज का कहना है कि यह फव्वारा ही है, और उन्होंने इसकी कई बार मरम्मत भी की है, चलाया भी है। सुनिए। मैंने उसकी खुद मरम्मत कराया है, उसमें पाइप आज भी मौजूद है, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? ये कब से था? अरे बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन इधर क्या नाम है, बंदरों के उत्पात की वजह से बंद करना पड़ा, रोज बनवाना पड़ता था, इसलिए नहीं बनवाना छोड़ दिया, और उसको अलग से आज भी चक्री उसकी मौजूद वहाँ रखी हुई है। अच्छा, ये कब बंद किया गया था? हो गया होगा 10-12 साल पहले। अच्छा, उससे पहले एज इट इज वहाँ से चलता था? हाँ बिल्कुल चलता था, मैंने खुद चलाया, मैंने खुद मरम्मत उसकी कराया है। ऐसी कोई वो नहीं है कि क्या नाम है हम जुबानी कह रहे हैं या हवा में कह रहे हैं। एजाज भाई, आप कह तो हवा में ही रहे, आप ये गलत नहीं कह रहे हैं। आपने हो सकता है वो फव्वारा जो है उसका रिपेयर किया होगा, लेकिन वो फव्वारा और जो दिख रहा है वही फव्वारा, वो फव्वारा मैच होता है ये नहीं लगता। अब मैं जरा कहूंगा, जरा वो वजू खाने का वीडियो डालिए, जो वजू खाना बाहर से दिखता है, जाली नुमा आकृति दिखती है। अच्छा, अभी डाल देंगे, तब तक आपने बहुत बार ना देख लिया, ये अंदर वजू खाना है और चारों तरफ से वो जो है वो जाली से वो जो एरिया है वो घिरा हुआ है। एक बार अगर डालिए जरा। अच्छा चलिए, थोड़ी देर में उसको डालेंगे, तब मैं आगे की बात बताऊंगा। विपुल आहूजा, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा देश के बड़े और जाने माने सिविल इंजीनियर है, वो बताएंगे कि ये फव्वारा जो है वो वाकई वो फव्वारा हो सकता है या नहीं जो ज्ञानवापी मस्जिद में मिलने की बातें हैं। आहूजा साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज की पाठशाला में। ये जो फव्वारा हम देख रहे हैं, एक जो मुस्लिम पक्ष ने रखा है और दूसरा वहां जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सो कॉल्ड फव्वारा है, दोनों आपको मैच होता हुआ दिखता है क्या? और टेक्नोलॉजी और बाकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको लगता है ये फव्वारा वहां मैच हो रहा है?
देखिए, मैं प्योरली प्रोफेशनल ओपिनियन दे सकता हूँ अपना। मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में बात नहीं करूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये दिख रहा है, ये इसके अंदर तब जा सकता है अगर ये कंक्रीट का बना हुआ हो तो। दूसरा, लाइम कंक्रीट जो है, चूने की कंक्रीट पहले बना करती थी, तो अगर उसके वाकई में अंदर है, तो आजकल हमारे पास इतनी टेक्निक्स हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की, कि हम इसके अंदर एक्सरे करके हम पता कर सकते हैं कि लोहा है या नहीं है कंक्रीट। और अगर ये पत्थर की है तो वैसे कम संभावना है, क्योंकि पत्थर के अंदर तो ये चीज ऐसे आसानी से जा नहीं सकती बिना झिरी वगैरह काटे या कुछ इस तरह के, जो कि सिम्टम दिख नहीं रहे हैं, पर फिर भी वो एक्सरे के द्वारा पता करी जा सकती है। तो मेरे ख्याल में इतनी चर्चा से पहले अगर वो इस तरह से एक आध कोई टेस्ट कर लिया जाए, तो वो चीज सामने आ जाएगी कि ये इस तरह की चीज उसके अंदर है या नहीं है। जो मैंने अभी तक ये चित्र देखे हैं उनसे तो नहीं पता लगता, लेकिन ये मुआयना करना उचित रहेगा। विपुल जी, एक बात बताइए, ये जो फव्वारा अभी जो हम दिखा रहे थे, ऐसे गोल सा फव्वारा है और बीच में एक कमलनुमा आकृति है, जो कहा जा रहा है कि इसके ऊपर रखी हुई थी और उसी से पानी फेंकता था, तो क्या बतौर सिविल इंजीनियर आप ये समझ पा रहे हैं कि जब ये फव्वारा अपने आप में मुकम्मल है, कि पाइप लगा है, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, बीच में एक पानी फेंकने के लिए पाइप बना हुआ है, तो उसके नीचे शिवलिंग नुमा आकृति की जरूरत क्यों पड़ी होगी? देखिए, वो तो इसका सपोर्ट स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट उस डायरेक्शन में मैं नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वो चीज तो एक दूसरी बन जाती है जो आप कह रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल या एक रिलीजियस। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देखिए, आपने पूरा चीज लोहे का पाइप का बना दिया और नीचे सपोर्ट देने के लिए आपको शिवलिंग नुमा आकृति के पत्थर की जरूरत पड़ती है क्या? या आपने ऐसा कहीं और देखा है सपोर्ट देते हुए? कोई उसकी जरूरत नहीं है। ये तो आपके कमरे में ही खड़ी है, तो ऐसे ही वो ऐसे भी सपोर्ट हो जाएगी 4 सपोर्ट पे, उसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं वहां पे होती। अगर मैं बता रहा हूं कि अगर वो एस्टेब्लिश करना है साइंटिफिकली, तो आप ये इस तरीके के टेस्ट से आराम से पता लग सकता है। ये वाली बात टेस्ट से पता लग जाएगा ऊपर से कि अंदर पाइप है कि नहीं। मैं भी कहूं आपकी बात से मैं सहमत हूं कि लॉजिकली उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है इतने बड़े स्ट्रक्चर की, तो वो तो ऑब्वियस चीज है कि नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई दावा कहता है कि नहीं है, तो फिर ये तरीका, साइंटिफिक तरीका तो यही है कि आप टेस्ट करके देख लीजिए। हाँ, टेस्ट करके देख लीजिए, इसमें तो कुछ। और आप कह रहे हैं कि तोड़फोड़ की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से एक्सरे से पता चल जाए। हाँ, बिल्कुल एक्सरे हो सकता है। अच्छा, तो ये इसमें तो कोई दावा नहीं है। और अगर ये पत्थर का बना हुआ है, पत्थर के अंदर तो वैसे डालना ही बड़ा मुश्किल है इस तरह की चीज। लेकिन बना हुआ है पत्थर का तो बहुत ही कम लाइक्लीहुड है। और अगर ये लाइम कंक्रीट का बना हुआ है, जो कि उन दिनों में होती थी, तो फिर उसके अंदर जो है एक्सरे से पता करा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। अब बड़े बड़े सिविल इंजीनियर्स को भी, अब चूंकि बेचारे पॉलिटिकल आदमी नहीं है तो थोड़ा बचते बचाते बोल रहे थे, लेकिन उनको भी ये नहीं लगता कि ये फव्वारा वहां सेट होगा। और दूसरा, सपोर्ट सिस्टम के लिए नीचे शिवलिंग नुमा किसी आकृति की जरूरत होगी। वो कह रहे बिना तोड़े फोड़े भी चेक हो जाएगा। एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं, वो जो मैं कह रहा था, जरा वजू खाने की तस्वीर निकालिए, अब आ गई है, वो वजू खाने की तस्वीर डालिए। जब आप उस वजू खाने को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो वजू खाना बीच में है और चारों तरफ से जाली नुमा आकृति से उसको घेरा गया है और ऊपर शेड लगा हुआ है। अभी आपको ये नंदी जी दिख रहे हैं और उसके बाद आपको सामने की तस्वीर नजर आएगी। अभी जो अंदर वाला चला रहे थे वो भी चलाइएगा, उसमें चारों तरफ दिख रहा है भाई कि अंदर वो जो है वो वजूखाना चारों तरफ से घिरा हुआ। वो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आएगी। अभी एक भाई, ये देखिए, ये वजूखाना चारों तरफ से जाली से घिरा हुआ है, ऊपर शेड लगा हुआ है। यही पॉज कर दीजिए। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अभी एक भाई साहब को आपको सुनाया था, वो तर्क ये दे रहे थे कि उन्होंने ही कई बार इस फव्वारे को रिपेयर किया है और अब तो फव्वारा इसलिए बंद हो गया क्योंकि बंदर जो है वो बार बार आकर तोड़ देते हैं। अब कोई नया लॉजिक उनको ढूंढना चाहिए कि जाली से चारों तरफ से ढके हुए, ऊपर से ढके हुए वजूखाने के अंदर बंदर कहां से घुसता है? कैसे बंदर घुसता है भाई बार बार तोड़ने के लिए? ऐसा वजूखाना है कि चारों तरफ से कोई घुस नहीं सकता। इंसान भी घुसेगा तो दरवाजे से, बंदर घुस के और वो फव्वारा ही तोड़ दे रहा है। बंदर को भी और कोई काम नहीं बचा, उसको भी लाइफ में थ्रिल चाहिए, चैलेंज चाहिए कि सब तरफ से बंद कर दियो, मैं घुस के तोड़ूंगा, देखूं कैसे बनाते हो। आप फव्वारा बना रहे हैं कि मूर्ख बना रहे हैं?
बहुत सारी बातें हैं, सोचते चलिए। ज्ञानवापी पर शिवलिंग है, फव्वारा, इस बहस की आड़ में कुछ लोग शिवलिंग का मजाक भी उड़ा रहे हैं। मैं आज आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। शाम 5 बजे मेरे शो राष्ट्रवाद के दौरान भी एक सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर मसूद फयाज हाशमी ने शिवलिंग का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। उस हाशमी को तो मैंने उसी वक्त शो से बाहर कर दिया, पर मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि इस देश में जिसके डॉक्यूमेंट पर एविडेंस हैं कि मस्जिद वहां मंदिर तोड़कर बना, औरंगजेब ने तोड़वाया, तमाम चीजें दिख रही हैं, उसके बावजूद कुछ लोग एक मस्जिद को डिफेंड करने के लिए किस हद तक नीचे गिर रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हाशमी जी, और आपके पैनल के अंदर ये बहुत तालीम याफ्ता, बहुत एजुकेटेड हाशमी जी, रिजवान जी, हाशमी जी, आपको बता देंगे। फिर अब आप रुकिए, दूसरों की तालीम पे फिर आप जा रहे हैं। मैं आपको ये दूसरी वार्निंग दे रहा हूं, मैं एकदम पलट के देता हूं सर, और बहुत तीखा देता हूं, मैं बहुत तीखा देता हूं, मैं एकदम बता दे रहा हूं, थोड़ा सब पे कंट्रोल से चलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये गोल पाइप नुमा आकृति लगी है फव्वारे के लिए, वो मैं मान रहा हूं, पर मुझे ये बताइए कि ये गोल पाइप नुमा आकृति फव्वारे में मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी, बीच में जो आकृति दिख रही है वो भी आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी होगी, लेकिन उस आकृति के नीचे, बीच वाली आकृति के नीचे शिवलिंग नुमा आकृति आपने किसी मस्जिद के फव्वारे में देखी है? मुझे बता दीजिए। आप दिल्ली में, सुशांत जी, आप दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में रहते हैं आप? जी मैं रहता हूं, बताइए ना। दिल्ली में फुटपाथ के ऊपर जगह जगह शिवलिंग बने हुए बहुत ढेर सारे। दिल्ली में फुटपाथ पे शिवलिंग बने हुए हैं। अब आप इंडिया गेट के ऊपर भी एक शिवलिंग बना हुआ है अमर जवान ज्योति के सामने, और राष्ट्रपति भवन के, पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के सामने भी एक शिवलिंग बना हुआ है। क्या बेहुदा और बेवकूफी की बात और सुनो, एक मिनट, हाशमी, शिवलिंग बना दो। ओ हेलो हाशमी, अरे भाई, हेलो मेरे हाशमी, सुनो, दिल्ली की मैं तुमको अभी डिबेट से इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अगर कोई और होता तो तुम जैसे मजाक उड़ा रहे हो शिवलिंग का, तुम्हें तुरंत पलट के जवाब देता और तुम नुपुर शर्मा की तरह कहते रह जाते सर तन से जुदा और फलाने से जुदा। ऐसा जवाब दे सकता हूं कि तुमको बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं क्योंकि तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो, तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं। तुम निहायती बेहुदा और बेशरम आदमी हो। इसको बाहर करो, बाहर करो इस आदमी को, गेट आउट। और अगली बार शिवलिंग का मजाक उड़ाने के पहले सुन लो, तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे धर्म पे भी जब लोग आ जाएंगे तो बहुत गलत महसूस होता है ना, वैसे ही दूसरे के धर्म पे मत बोलो। पहले बता रहा हूं हाशमी, इसी तरीके का मजाक उड़ाना छोड़ दो तुम लोग। अगर इंटेलेक्चुअल की तरह बैठ के बात कर सकते हो तो डिबेट में आओ, वरना मत आया करो डिबेट में। अगर ज्ञान नहीं है, अगर जानकारी नहीं है और दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाना है, इस आदमी को बाहर फेंको। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कम कर दिया तुम्हें, मैंने धक्के देके निकाल दिया। यह तुम्हारे लिए शिवलिंग का अपमान करने का नतीजा है। इसको बाहर फेंको, दूसरे को लाओ, अजाकिया साहब को लाओ। और मैं जो हिंदू भाई देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे माफी मांगता हूं कि मैंने ऐसे जाहिल आदमी को बुलाया जो शिवलिंग का अपमान कर रहा है। ये मैं अपनी माफी मांगता हूं। अब ये वीडियो देखिए। अभी हाल में बीजेपी की एक प्रवक्ता ने कुछ बयान दिया था, धमकियां मिली, रेप की धमकियां मिली, एफआईआर हो गई, सब हो गया। अब मैं देखना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि कितने लोग इस आदमी पर एफआईआर कराएंगे। हिंदू कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है, मुस्लिम पक्ष भी लड़ रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं वो रखी जा रही हैं, उस पर तर्क वितर्क हो रहा है, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन ना तो हिंदू मुसलमान का मजाक उड़ाए, ना मुसलमान हिंदू का उड़ाए। ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, और जब नहीं समझ में आती तो ऐसे समझाना पड़ता है। लेकिन ये वीडियो आपको इसलिए दिखाया कि देश में सौहार्द बना के रखिए। एक मस्जिद को डिफेंड करने के लिए इस स्तर पर मत जाइए कि कल को कोर्ट का फैसला आए तो अपने आप पर शर्म आए। और इस फैसले से अलग भी अगर यहां रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो उसको दिखाइए, निभाइए। आपको ज्ञानवापी के ऐसे ही वीडियो कल भी दिखाऊंगा जो अब तक आपने नहीं देखे, चर्चा करूंगा। लेकिन अब चलते हैं
अगले चैप्टर में। एक वक्त था जब इस देश में नेताओं के सामने अक्सर कानून के लंबे हाथ भी छोटे हो जाते थे, लेकिन अब कैसे वक्त बदला है, आज पाठशाला में उसका चैप्टर। क्या इस देश में कोई सोच सकता था कि गांधी परिवार को भी कोई हाथ लगा सकता है? लेकिन पिछले 8 साल में कानून के लंबे हाथ गांधी परिवार तक भी पहुंचे। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। राहुल गांधी को 2 जून यानी कल और सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी के सामने, प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। कभी ऐसा वक्त भी आएगा, यह किसने सोचा था? सोनिया और राहुल पर एक्शन को विपक्षी नेता बदले की कार्रवाई कह रहे हैं, लेकिन एक सच यह है कि पिछले कुछ समय में ईडी ने भ्रष्टाचार के मामले में कई बड़े नेताओं पर एक्शन लिया है। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस, ईडी का समन गया। राहुल गांधी, उन्हें भी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का समन गया। सत्येंद्र जैन केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में ईडी की कस्टडी में। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी इनसे पूछताछ कर चुकी है। पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया डील के मामले में ईडी की जांच चली, जेल गए। कार्ति चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया डील के मामले में ईडी की जांच चल रही है, जेल जा चुके हैं। अनिल देशमुख, जो कि शरद पवार के बेहद करीबी हैं, वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पर चल रहा है, जेल में। ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग और डी कंपनी से कनेक्शन का केस चल रहा है, ईडी की जांच चल रही है, ये भाई साहब भी जेल में। संजय राउत, वर्षा राउत, उनकी पत्नी, इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी और इनकम टैक्स की जांच चल रही है, केस चल रहा है। अनिल परब, यह भी महाराष्ट्र से नाम, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पूछताछ हुई है। एक वक्त था कि लोग सोचते थे कि इन लोगों को कोई छू नहीं सकता। आज के भारत में आरोप अगर लगे हैं तो जांच हो रही है। अजीत पवार, सिंचाई घोटाला, ईडी और इनकम टैक्स की जांच। फारूक अब्दुल्ला, मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी की जांच। नेशनल हेराल्ड केस में अचानक से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन नहीं भेजे। इस मामले की लंबे वक्त से जांच ईडी कर रही है। अभी 12 अप्रैल को ईडी ने इसी केस में कांग्रेस के 2 बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से 12 अप्रैल को पूछताछ की थी। पवन बंसल एजेएल में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे और मल्लिकार्जुन खड़गे यंग इंडियन कंपनी के पदाधिकारी थे। नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जरा आपको यह भी बता दूं। एक कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल, जो नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी। इसे कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था। फिर एक कंपनी है यंग इंडियन लिमिटेड, जिसमें 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। इसी ने, यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया था। अब इस पूरे केस को विस्तार से समझने के लिए पहले नेशनल हेराल्ड को जान लीजिए कि क्या है ये। नेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और इस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी छापती थी। 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो गया और इस पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। 2008 में जब नेशनल हेराल्ड छापने वाली कंपनी एजेएल कर्ज में डूब गई तो कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया और वो भी ब्याज मुक्त। लेकिन इस कर्ज पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि यह कर्ज देने के बाद यंग इंडियन नाम की एक कंपनी का चैप्टर खुला। 2010 में यंग इंडियन नाम की एक नई कंपनी बनी जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% की हिस्सेदारी थी और बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के थे। इसी कंपनी को एजेएल को दिए गए 90 करोड़ रुपए के कांग्रेस पार्टी के लोन की रिकवरी का अधिकार दिया गया। एजेएल जब 90 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई तो सिर्फ 50 लाख रुपए देकर, 90 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई तो सिर्फ 50 लाख रुपए देकर यंग इंडिया ने एजेएल को खरीद लिया। इसी से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगे कि उनके मालिकाना हक वाली कंपनी यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए में उस एजेएल को खरीद लिया, जिस एजेएल की कुल संपत्ति 2000 करोड़ रुपए के करीब की।
50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली चीज खरीद ली, और किस नाम पे खरीद ली कि 90 करोड़ का ये लोन नहीं चुका पा रहा है। दिल्ली, मुंबई, पटना, पंचकुला, लखनऊ जैसे शहरों की प्राइम लोकेशन में इसकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी एजेएल को तब की सरकारों ने अखबारों को पब्लिश करने के उद्देश्य से दी थी, लेकिन इसे किराए पर देकर महीनों लाखों रुपए कमाए जाते थे। आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड हाउस है, जिसकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए की है। दावा है कि इसे पासपोर्ट ऑफिस को किराए के लिए दिया गया था। आरोप यह भी है कि 2005 में हरियाणा के पंचकुला में एजेएल को 65 करोड़ रुपए का प्लॉट 59 लाख रुपए में आवंटित कर दिया गया। पंचकुला में आवंटित प्लॉट को गिरवी रखकर लोन लिया गया, जिस लोन से मुंबई के बांद्रा में 9 मंजिला इमारत बनाई गई, जिसे 2020 में ईडी ने अटैच कर दिया। अब एक प्रश्न बड़ा बाय डिफॉल्ट सा लोगों के मन में भी आएगा कि जिस एजेएल के पास इतनी संपत्ति है 2000 करोड़ रुपए की, और जो किराए पर देकर इतना पैसा कमा ले रहा है, वो लोन नहीं चुका पा रहा था। इस केस में बड़े सवाल है। एजेएल को कांग्रेस ने जो लोन दिया था, उसकी रिकवरी का अधिकार यंग इंडियन को क्यों दिया गया, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। कांग्रेस भी वही चला रहे, यंग इंडियन भी वही चला रहे। अच्छा, लोन अगर वसूलना है, कांग्रेस पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी वसूलती, यंग इंडियन से क्यों बोला कि भाई तुम वसूल लो? क्यों एजेएल ने लोन अदायगी के लिए अपनी संपत्तियों के किसी हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया? 2000 करोड़ रुपए की कंपनी है, 90 करोड़ रुपए का कर्ज है। किसी भी शहर में एक प्रॉपर्टी बेच देती, वो कर्ज चुक जाता, लेकिन वो कंपनी 50 लाख में बिकने को तैयार हो गई। कैसा हिसाब है भाई? प्रश्न लोग पूछ रहे हैं। क्या ये हितों के टकराव का मामला नहीं है? क्योंकि जो लोग कांग्रेस को चला रहे थे वही यंग इंडियन में भी हिस्सेदार थे। जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी लोन नहीं दे सकती, तो कांग्रेस पार्टी ने किस हिसाब से लोन दे दिया था 90 करोड़ रुपए का? 2014 में एजेएल के इसी अधिग्रहण के मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से यंग इंडियन ने गलत तरीके से एजेएल का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण से पहले शेयर धारकों को नोटिस भी नहीं दिया गया, शेयर होल्डर से सहमति भी नहीं ली गई। स्वामी के इन्हीं आरोपों पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से 19 दिसंबर 2015 को जमानत लेनी पड़ी। गांधी परिवार ने मामले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच चल रही है और अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन किया गया है। आइए कुछ सवालों के जवाब दीजिए। राहुल गांधी को कल ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन दिल्ली से बाहर होने की वजह से उन्होंने पेशी के लिए वक्त मांगा है। सोनिया गांधी 8 जून को ईडी के सामने पेश होंगी, लेकिन ये दिन भी आएंगे इसी भारत में, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब बात करते हैं उन दिनों की जो पाकिस्तान देख रहा है। पाठशाला में अब पाकिस्तान की महंगाई का चैप्टर, जहां खाने का तेल सीधे 200 रुपया महंगा हो गया है। महंगाई पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनी हुई है। जहां भारत महंगाई से राहत देने वाले कदम उठा रहा है, वहीं दुनिया के दूसरे देश अपने ही लोगों पर बोझ डाल रहे हैं। पड़ोस में पाकिस्तान का हाल आपको दिखाना चाहता हूं। हाल ही में पाकिस्तान ने पेट्रोल के दाम एक बार में 30 रुपए बढ़ा दिए। एक बार में 30 रुपए सीधा। भारत में अभी कुछ ही दिन पहले 9 रुपया 49 पैसा सस्ता हुआ, पाकिस्तान में 30 रुपया 1 लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है। तो आपको अंदाजा लग सकता है कि दुनिया कैसे अपने देशों को चलाने के लिए हाथ पैर मार रही है। कहां से पैसा लाएं, कहां से पब्लिक को खिलाएं, इस मोड में चल रही है दुनिया। और भारत में लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल सस्ता हो रहा है। यह है भारत और दुनिया का फर्क। पाकिस्तान ने खाने का तेल की जो कीमत है वो एक साथ 200 रुपए बढ़ा दी, जबकि भारत में खाने के तेल के दाम कंट्रोल करने के लिए सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। यह है पाकिस्तान और भारत का फर्क। समझिए, एक दिन में 200 रुपया महंगा हुआ खाने का तेल। पाकिस्तान में खाने का तेल
213 रुपए प्रति किलो महंगा हो गया। अब 1 किलो खाने के तेल की कीमत 605 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि भारत में खाने के तेल की कीमत सरसों का तेल 150 रुपए से लेकर अधिकतम 190 रुपए तक मिल रहा है। रिफाइंड 135 रुपए प्रति लीटर ऑनलाइन प्राइस आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान में वनस्पति घी यानी डालडा 208 रुपए प्रति किलो बढ़ गया और अब पाकिस्तान में 1 किलो वनस्पति घी डालडा लेने जाइएगा तो 540 से 560 रुपए का मिलता है, जबकि भारत में 1 किलो वनस्पति घी डालडा 171 रुपए का है। फर्क देखिए, भारत और पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम में भी काफी अंतर है। इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे पाकिस्तान में पिछले हफ्ते ही। 1 लीटर पेट्रोल के दाम पाकिस्तान में करीब 80 रुपए के आसपास है, भारत में 96 रुपए 72 पैसे। 1 लीटर डीजल जो है वो पाकिस्तान में 174 रुपए का मिल रहा है, भारत में करीब 90 रुपए का है। जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की हालत क्या है ये वहां के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने खुद बताया। हफीज ने ट्वीट में लिखा है कि नो पेट्रोल अवेलेबल इन एनी पेट्रोल स्टेशन इन लाहौर, नो कैश अवेलेबल इन ATM मशीन्स, Why a common man have to suffer from political decisions? यानी लाहौर के पेट्रोल स्टेशंस पर पेट्रोल नहीं है, ATM में कैश नहीं है, राजनीतिक फैसलों से आम आदमी क्यों परेशान? भारत और पाकिस्तान में खाने की रोजमर्रा की चीजों के दाम भी आपको बता देता हूं। 20 किलो आटा पाकिस्तान में 1420 रुपए का मिल रहा है, भारत में 667 रुपए का। 1 किलो चावल पाकिस्तान में 220 रुपए का बिक रहा है, भारत में 36 रुपए का है। 1 दर्जन अंडा पाकिस्तान में खरीदने जाइएगा तो 160 रुपए का मिलता है, भारत में 72 रुपए का मिलता है। 1 किलो टमाटर पाकिस्तान में 130 रुपए का बिक रहा है, पब्लिक खरीदने जा रही है, चेहरा लाल हो जा रहा है। भारत 30 से 40 रुपए में 1 किलो टमाटर मिल रहा है। 1 किलो प्याज पाकिस्तान में 65 से 75 रुपए का है, भारत में 23 रुपए किलो मिल रहा है। 1 किलो दूध पाकिस्तान में 130 से 140 रुपए का बिक रहा है, भारत में 59 रुपए का है। 1 किलो चीनी पाकिस्तान में 70 रुपए की है, भारत में करीब 42 रुपए की है। यह कंपैरिजन जब आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे दुनिया जो है वो बाप कर रही है कोरोना के बाद अपने देश को संभालने में और महंगाई से लड़ने में, और कैसे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर जा रही है और महंगाई भी आप कंपैरिजन में आइएगा तो दूसरों के मुकाबले आप कहां हैं आपको समझ में आएगा, पड़ोसियों के मुकाबले आप कहां हैं समझ में आएगा, दूर की तो बात छोड़ ही दीजिए। पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई कि मजदूरी कर मेहनत से कमाने वालों को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सुनिए वहां के आम लोग क्या कह रहे हैं। कसम अभी हम लोग भीख मांग रहे हैं, आसमान को हम लोग देख रहे हैं, आसमान से कुछ न कुछ मिले हो तो सही, इन लोगों के कुछ हम लोगों का उम्मीद नहीं है अभी। ये महंगाई बहुत हो गया है, बस काम नहीं है, हर चीज महंगाई है, सुखा रोटी से गुजारा हो रहा है। हुकूमत से बहुत ज्यादा तंग है, आवाम को चाहिए निकले एहतजाज करे, इस हुकूमत से हम बिल्कुल खुश नहीं। इमरान खान के दौर में गेहूँ मिलता था 480 मिलता था, 470 मिलता था, ये तो सीधा 530 में पहुंच गया। क्यों भाई, ये तो हमें बताओ। आप तो कहते थे हम आएंगे सस्ताई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपने किया तो कुछ भी नहीं। लोगों को आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान में कह रहे हैं कि इमरान खान में भी महंगा था और यहां तो डबल हो गया। पाकिस्तान में महंगाई का इलाज सरकार के पास भी नहीं है। लोगों का गुस्सा कम करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेचने तक की बात कर रहे हैं, सुनिए। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। सोचिए कैसा देश है, प्रधानमंत्री खड़ा होकर कह रहा है मैं कपड़ा बेच के आटा दूंगा। कमाल ही है। लेकिन भारत में हम कितनी बेहतर स्थिति में हैं और अगर मिलकर देश को आगे ले जाने के लिए काम करें तो कैसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये बातें बताती हैं इसके बारे में। महंगाई से परेशान पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से घट रहा है। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार 16.4 अरब डॉलर रह गया, यानी पाकिस्तान में 1,25,000 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है।
यानी पाकिस्तान सिर्फ 2 महीने तक ही आयात बिल का भुगतान कर सकता है। कम होते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 38 गैर जरूरी और लग्जरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाई। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। वो बार बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांग रहा है, लेकिन IMF की शर्तों ने पाकिस्तान को फंसा दिया है। शर्त यह है कि पाकिस्तान को अपना बजट घाटा कम करना होगा, खर्चों में कटौती करनी होगी, अतिरिक्त राजस्व जुटाना होगा, ईंधन समेत बाकी सब्सिडी घटानी होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। IMF की शर्तों भाई IMF भी पैसा देगा, उसको पता तो हो कि ये लौटाएंगे कि नहीं। ये तो कटोरा लेके घूम के भीख मांग लेते हैं, उसके बाद लौटाते हैं नहीं। IMF देगा तो कहां से फिर वो लौटेगा मामला। IMF की शर्तों के मुताबिक ही पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल पर सीधे 30 रुपए बढ़ा दिए, बिजली पर सब्सिडी घटा दी, बिजली 7 रुपए प्रति यूनिट महंगी कर दी, बिजली कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मुश्किल में पड़े पाकिस्तान ने IMF से पहले अपने मित्र देशों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। पाकिस्तान को सऊदी अरब, UAE और चीन से मदद की आस थी, लेकिन पाकिस्तान को तीनों मित्र देशों से मदद नहीं मिली। इन देशों ने साफ कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते के बिना वो कर्ज नहीं देंगे। उनको पता है ये लौटाएगा नहीं। खुद पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने वजह बताई। उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब, UAE गए और कई दूसरे देशों से बात की, वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन सभी का कहना है कि हमें पहले IMF में जाने की जरूरत है। चीन के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर विश्व बैंक पैसा देता है तो ही वो पाकिस्तान को लोन देंगे। मतलब नहीं होता है रिश्तेदारी में, आपको पता है कि जो नहीं लौटाएगा तो आप कह देते हैं कि यार अभी ना उनका पैसा देना बचा हुआ है, अगले महीने सैलरी आएगी तो तुमको कर्ज आ जाएगा। मतलब कुछ बहाना बना दो। वैसे ही सब इनको घुमा रहे हैं पाकिस्तान को, ये हालत। 2018 में भी पाकिस्तान पर ऐसे ही मुसीबत आई थी, तब इन देशों ने IMF का बहाना बनाए बिना मदद कर दी थी। लेकिन अब ये देश पाकिस्तान को कर्ज देने से बच रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब तक पुराना कर्ज ही नहीं चुका पाया है। तो ये हाल है पड़ोस में। अपने यहां का क्या हाल है आपको पता है। इंडिया को मिलकर आगे ले जाना है। पाठशाला में अब आपसे जुड़ी एक और जरूरी क्लास, जिसमें 4 डे वीक पॉलिसी का चैप्टर खोलेंगे। दुनिया के कई देशों में वर्किंग पैटर्न बदल रहा है। मतलब लोग हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, कहीं कहीं 5 दिन भी काम हो जाता है, लेकिन कई देश अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने की पॉलिसी ला रहे हैं। अब आपके दिमाग की बत्ती से 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी, कौन सा देश है भाई। यानी सैलरी वही है, लेकिन काम के घंटे कम हो गए। ऐसा किया क्यों जा रहा है भाई। 4 डे वर्किंग से काम पर असर कैसे नहीं पड़ेगा। इससे वर्क क्वालिटी बेहतर होने की थ्योरी कितनी सही है या गलत है, और क्या इस पॉलिसी को भारत जैसे देश में भी लागू करना संभव है या नहीं, आज पाठशाला में आपको यह बताने जा रहा हूं। क्योंकि हफ्ते में 4 दिन काम करना यानी 4 डे वीक, जिसको वर्क वीक जिसको कहते हैं, की तरफ कदम बढ़ाने वाले देशों की लिस्ट में नया नाम ब्रिटेन का जुड़ गया है। ब्रिटेन में अभी हफ्ते में 5 दिन काम करना होता था, सैटरडे संडे ऑफ होता था। अब वहां क्या है, 4 दिन काम कीजिए। यह ट्रायल हो रहा है वहां पर। ब्रिटेन की 60 कंपनियों में 4 डे वीक का ट्रायल किया जा रहा है। इस ट्रायल में 3000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं। ट्रायल में टेक्नोलॉजी, मेडिकल और एजुकेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। यह ट्रायल 1 जून 2022 से दिसंबर 2022 तक चलेगा और इस दौरान कर्मचारी हफ्ते में 4 दिन या अधिकतम 32 घंटे काम करेंगे। ब्रिटेन ही चला जाए क्या। ट्रायल के दौरान कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं कटेगी। ट्रायल के दौरान कर्मचारियों के व्यवहार और प्रोडक्टिविटी को नोट किया जाएगा। ट्रायल का पायलट प्रोजेक्ट ब्रिटिश थिंक टैंक ऑटोनॉमी हैंडल कर रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बॉस्टन कॉलेज के रिसर्चर ट्रायल में शामिल कंपनियों के साथ काम करेंगे और यह पता लगाएंगे कि इससे काम की गुणवत्ता और कर्मचारियों में काम करने का जोश कितना बड़ा है कि चलो 4 दिन काम करना, फिर तो 3 दिन छुट्टी है, 4 दिन लग के कर लेते हैं। ब्रिटेन का यह पायलट प्रोजेक्ट इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है। ब्रिटेन के इस ट्रायल से पहले दुनिया के कुछ देश पहले से ही हफ्ते में 4 दिन की पॉलिसी ला चुके हैं। जापान में जून 2021 से 4 डे वीक लागू किया गया था। जापान भी चला जा सकता है। न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2020 को 4 डे वीक पॉलिसी लागू की थी। बेल्जियम में 2022 से 4 डे वीक नीति लागू है।
स्पेन में 2021 से हफ्ते में 4 दिन काम हो रहा है। स्कॉटलैंड में 2022 से हफ्ते में 4 दिन काम की नीति लागू की गई है। आयरलैंड में जनवरी 2022 से 4 डे वीक लागू है। आइसलैंड में 4 साल के ट्रायल के बाद इस साल 4 डे वीक लागू किया गया है। यूएई में जनवरी 2022 से 4.5 दिन काम करने की नीति लागू की गई है। मतलब ऐसे लोग देश हैं जो ये कर रहे हैं। वैसे तो काम के घंटे कम होने पर काफी लोग ये मानेंगे कि इससे काम कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जापान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उदाहरण आपको बताता हूं। यहां हफ्ते में 4 दिन काम की नीति लागू है। 4 दिन काम करने से कंपनी का बिजली का खर्च 23% कम हो गया। यह भी तो सोचिए, पेपर प्रिंट करने में 60% की कमी आ गई। कंपनी की मीटिंग्स का समय 60 मिनट से 30 मिनट का हो गया। कंपनी के कर्मचारी बिना तनाव अच्छे माहौल में काम करने लगे। सबको मजा है, 4 दिन बाद छुट्टी। इन सब से कंपनी की प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ गई। सुन रहे हैं? बढ़ गई। यानी काम के घंटे कम करने का प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। ये जो लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि ज्यादा दिन काम कराएंगे, ज्यादा घंटे काम कराएंगे, ज्यादा आउटपुट आएगा, वो कुछ दिन आ जाएगा, उसके बाद सामने वाले की क्वालिटी गिर जाती है और आप वो ज्यादा काम करेगा, बिजली का और दूसरी चीजों का खर्चा भी तो बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बेहतर माहौल से। जैसे जापान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कॉस्ट कम हुई और कर्मचारी तनाव मुक्त हुए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि काम के घंटे कम होने से कर्मचारियों पर बेवजह प्रेशर बढ़ेगा और वो दूसरी नौकरी की तलाश करने लगेंगे। इस पर एक सर्वे के मुताबिक 63% लोगों का कहना है कि 4 डे वीक जो होता है इससे कर्मचारियों का पलायन रुकता है। भाई उसको वह 4 ही दिन काम करना है, दूसरी कंपनी में जाके करेगा क्या? यानी कंपनी से ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा। आपने होता है ना कि आपने एक आदमी को सिखाया, उस पर मेहनत की, सब कुछ की, लेकिन आपके यहां वो खुश नहीं है, दूसरे के यहां चला गया। अब आपने उस पर इन्वेस्ट किया और वो आपके यहां ही रुका हुआ है। इससे बेहतर क्या है? टैलेंटेड लोग कंपनी के साथ बने रहेंगे। अगर कर्मचारी बिना तनाव और खुश रहकर काम करेगा तो उसका असर कंपनी पर भी पड़ेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार होगा। तो ये सारी चीजें अलग अलग देशों में जहां प्रयोग हो रहा है वहां दिख रही हैं। 4 डे वीक लागू करने वाले देशों को इसका फायदा कैसे हुआ? स्कॉटलैंड में 4 डे वीक के बाद काम से गैर हाजिर होना कम हो गया। मतलब जब पहले ही 3 दिन छुट्टी मिल रही है तो कोई छुट्टी क्यों मारेगा? इससे कंपनियों की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट क्वालिटी में सुधार हुआ। एक कंपनी छोड़कर दूसरी में जाने वालों की जो दर है वो 30% घट गई। न्यूजीलैंड में 4 डे वीक से कर्मचारियों का स्ट्रेस लेवल 7% कम हुआ। कर्मचारियों में लीडरशिप क्वालिटी बेहतर हुई। काम के लिए प्रतिबद्धता भी बढ़ी। काम और निजी जीवन में बेहतर तालमेल बिठाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ी। स्पेन में लागू हुआ तो कर्मचारियों का एब्सेंट होना 28% कम हो गया। कंपनियों के रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिला। कर्मचारियों के नौकरी छोड़कर जाने की दर वहां भी गिर गई। कंपनियां फायदा देखती हैं, ऐसे मुफ्त में प्रयोग थोड़ी कर रही हैं। सब जगह दिखा कि फायदा हो रहा है तो हर जगह धीरे धीरे होने लगा है। 4 डे वीक पॉलिसी के कई नुकसान भी होते हैं, उसे भी जान लीजिए। कर्मचारियों को 3 दिन छुट्टी तो मिलेगी, लेकिन इससे कंपनियों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। शुक्रवार को छुट्टी से ग्राहकों और आम लोगों को दिक्कत हो सकती है। 3 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को वर्कलोड ज्यादा हो सकता है। लंबे समय तक प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना भी एक चुनौती होगी। छुट्टी के 3 दिन में कंपनी रन करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए। 4 डे वीक में काम के घंटे बढ़ने से स्ट्रेस बढ़ सकता है। यह हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा ही। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन छुट्टी की बात कर रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि दुनिया में साप्ताहिक अवकाश यानी वीकली ऑफ कब से शुरू हुए। साप्ताहिक अवकाश का प्रचलन सबसे पहले रोम में शुरू हुआ था। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन रोम के पहले क्रिश्चियन सम्राट थे। वो चाहते थे कि हफ्ते में 1 दिन लोग चर्च में प्रार्थना कर सकें और इसके लिए 7 मार्च 321 को पहली बार रविवार को छुट्टी घोषित हुई। इसी के बाद से दुनिया भर में रविवार को छुट्टी का चलन शुरू हुआ। लेकिन भारत में वीकली ऑफ के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। ब्रिटिश सरकार के दौर में मजदूरों को कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। बिना छुट्टी काम करने से मजदूरों की सेहत बिगड़ रही थी। उस समय मजदूर नेता नारायण लोखंडे ने इसके लिए आंदोलन किया। 1880 में नारायण लोखंडे ने दीनबंधु पत्रिका शुरू की और इसके जरिए वो मजदूरों के हक की आवाज उठाने लगे। 1881 में लोखंडे ने कारखाना अधिनियम में बदलाव की मांग रखी। लोखंडे ने मजदूरों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी का प्रस्ताव दिया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। 1 दिन भी छुट्टी देने को तैयार नहीं थे भाई लोग। भारत में छुट्टी के लिए आंदोलन लगातार 10 साल चला। 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने रविवार को छुट्टी का ऐलान किया।
रविवार को ही ब्रिटिश कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टी रहती थी, इसलिए रविवार का दिन साप्ताहिक अवकाश के लिए उन लोगों ने चुन लिया। तो अब आप पाठशाला का ये एपिसोड कैसे 4 दिन काम करने से फायदा हो रहा है, इन आउट लगाकर काटिए और बॉस को व्हाट्सएप कीजिए, क्या पता चमत्कार हो जाए। नमस्कार।